नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 23 अगस्त वर्ष 2021। 10th H2 की लाइव क्लास चल रही है। ये मैथ्स 1 में हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है वर्ग समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न संग्रह 2.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए। तो वर्ग समीकरण कहते किसको है, पहले ये समझ लीजिए आप। वर्ग समीकरण में बेटा शर्त ये है कि पहले तो एक ही चरांक होने चाहिए। जैसे कि देखो, यहाँ जितने भी समीकरण दिए हैं सब में एक ही चरांक है। यहाँ पे देखो चरांक क्या है, x है। यहाँ पे चरांक क्या है, y है। यहाँ पर चरांक क्या है, बताओ बेटा। यहाँ भी चरांक y है। यहाँ पर चरांक क्या है, x है। यहाँ पे चरांक क्या है, m है। यहाँ पे चरांक क्या है, हाँ, m। तो वर्ग समीकरण के लिए पहली शर्त यह है कि केवल एक ही चरांक होने चाहिए। ठीक है, एक चरांक होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है, वर्ग समीकरण होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि ये जो चरांक है उसका सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। 2 से बड़ा घात नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 2 है। यहाँ पे x नहीं है तो इसका मतलब x के घात 0 है। तो यहाँ x का घात 0, यहाँ x का घात 1, यहाँ x का घात 2। तो सबसे बड़ा x का घात क्या हुआ, x का सबसे बड़ा घात यहाँ पर 2 हुआ। तो इसलिए इसको वर्ग समीकरण हम कह सकते हैं, क्योंकि x का सबसे बड़ा घात 2 है। तो दूसरी शर्त आपकी यही है कि वो जो चरांक है उसका सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि चरांक के जो गुणांक हैं, गुणांक यानी ये जो पीछे वाले नंबर हैं, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ x स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, ये जो नंबर है वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या का मतलब, वास्तविक संख्या यानी वो सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। जैसे कि करनी के अंदर अगर माइनस है और कोई भी नंबर हो उसके साथ, 1 हो, 2 हो, या कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो ये नंबर वास्तविक नहीं कहला सकते, इसको वास्तविक नहीं कहते, ये अवास्तविक होता है। तो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे करनी में -5 लिख दिया तो ये वास्तविक नहीं है। तो ये जो गुणांक है ये इस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए, बाकी कैसे भी नंबर चलेंगे। तो 3 शर्त यहाँ पर मैंने आपको बताया। सबसे पहली शर्त क्या बताया, वर्ग समीकरण की 3 शर्त मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले कि केवल एक ही चरांक होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या बताया, जो चरांक का सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, हाँ, चरांक का सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि चरांक के जो गुणांक हैं, वो गुणांक वास्तविक संख्या होने चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब करनी के अंदर माइनस कोई भी नंबर हो तो यह नंबर नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर, ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। ये तीसरी शर्त है। ये तीनों शर्त अगर किसी समीकरण में है तो उस समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखो। तो कोई भी दो वर्ग समीकरण, पहले चलो हम चरांक चुन लेते हैं, एक चरांक ले लेते हैं। चलो x ले लिया। फिर दूसरी शर्त क्या है, चरांक का सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। तो 2 हो गया, x घात 2 हो गया, है ना। हाँ, फिर एक्स स्क्वायर, अगला आप कुछ भी ले लो चाहिए तो 5x ले लो।
तीसरे में देखो एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ एक्स लिया, यहाँ सिर्फ एक नंबर कोई लेना पड़ेगा, कोई भी एक नंबर ले लो, 6 ले लिया, बराबर 0। जो भी समीकरण होता है तो उसमें बराबर लिखना ही पड़ता है। तो एक वर्ग समीकरण हो गया। दूसरा वर्ग समीकरण, चलो चरांक, एक चरांक कौन सा ले लेते हैं, कोई और चरांक लेते हैं, कौन सा चरांक लें, y ले लें, चलो वाई स्क्वायर, यहाँ पे y लेना है बेटा, एक ही चरांक होना चाहिए, 9y प्लस, ये प्लस की जगह पे माइनस भी लिख सकते हो, हाँ कोई जरूरी नहीं प्लस ही लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लो, कितना, 5 ले लेते हैं, चलो 5 ले लिया। हाँ 0 भी ले सकते हैं, 0 अगर लिखना है तो सिर्फ यही होएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y, तो ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो समीकरण ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ पहला और लास्ट वाला पद हो, जैसे पहला पद m स्क्वायर, लास्ट वाला पद कोई भी नंबर, तो इसको भी वर्ग समीकरण आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ एक ही चरांक है और सबसे बड़ा घात 2 है m का। तो फर्स्ट और लास्ट वाला पद भी हो सकता है, या पहला और दूसरा पद भी हो सकता है, जैसे कि मैं ऐसा लिखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, ये भी वर्ग समीकरण है। पहला और लास्ट भी हो सकता है, पहला और दूसरा भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, तीनों हैं तो भी वर्ग समीकरण है, क्योंकि यहाँ चरांक एक ही है और चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है, और जितने भी गुणांक हैं वो सब वास्तविक संख्या है, तो इसलिए ये भी वर्ग समीकरण। क्या बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, क्या पूछा आपने? लास्ट में 0, ये इस समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इस समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, समझे? तो मानक रूप में हमेशा बराबर के बाद 0 ही होता है। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसमें सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर ये बिना स्क्वायर वाला, जैसे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला पद आ गया, फिर कोई एक चरांक होगा, अचरांक होगा, कोई एक नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको भी अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोले तो इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर, पहला पद दिया है, दूसरा पद देखो यहाँ गायब है, एम स्क्वायर के बाद एम वाला पद नहीं है, तो इसको हम लोग 0m लिख सकते हैं। तीसरा पद तो यहाँ है +7, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। मानक रूप में जो पद गायब रहता है वो लिखना पड़ता है 0 के साथ में। इसको भी मानक रूप में लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर पहला पद दिया है, दूसरा पद भी दिया है, तीसरा पद यहाँ नहीं दिया है तो तीसरा पद 0 लिख सकते हैं, बराबर 0। तो ये मानक रूप है। तो पहले सवाल में कोई भी 2 वर्ग समीकरण बोला था लिखने के लिए, मैंने आपको यहाँ पर 4 लिख के दिखा दिए। ये यहाँ पर नहीं लिखना है, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बताया कि मानक रूप में कैसे लिखा जाता है वर्ग समीकरण को। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ बेटा। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण हैं। तो आपको यही 3 शर्त चेक करनी है जो मैंने आपको बताया है, जिसमें ये तीनों शर्त होंगी वो वर्ग समीकरण होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली शर्त है, सेकंड वाली शर्त। सेकंड शर्त क्या, हाँ, चरांक का सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है ये। तो आइए देख लेते हैं। तो नहीं रहेगा, सबसे बड़ा घात 2 ही होना चाहिए।
अब ये इस समीकरण को देख लो, एक ही चरांक है, सिर्फ x है, और x का सबसे बड़ा घात यहाँ 2 है। हाँ, x का सबसे बड़ा घात 2 है, और जितने भी गुणांक हैं सब वास्तविक हैं, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। तो आप कारण के साथ लिखोगे ना बेटा तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। कभी भी आंसर जब लिखते हो, जैसे समीकरण क्या था अपना, x² + 5x - 2 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो चरांक क्या है, चरांक यहाँ पर क्या है, चरांक यहाँ पर x है। फिर चरांक का सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ पर, 2 है। और फिर इसके गुणांक, सारे गुणांक देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, कोई कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर गुणांक क्या है, 5 है। और लास्ट का गुणांक क्या है, -2 -2। तो ये सभी गुणांक वास्तविक संख्या है कि नहीं, सब वास्तविक संख्या हैं। तो तीनों शर्त यहाँ पूरी हो जा रही है, इसलिए ये जो x² + 5x - 2 = 0 है, यह वर्ग समीकरण है, यह वर्ग समीकरण है। तो ऐसा आप लिखोगे ना बेटा कभी भी एग्जाम में, तो जो एग्जामिनर होगा उसका जो है, आपका जो इफेक्ट है, इम्प्रेशन है, वो अच्छा पड़ेगा। ये पता चलेगा कि आपको एकदम अच्छी जानकारी है इसके बारे में। समझ रहे हो क्या बेटा? ये आप लिखना चाहिए बेटा आपको, यार आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये आप अगर ये पूरा समझा करके लिखोगे कि क्यों है, कारण सहित, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि कारण सहित बताइए कि वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। तो ये तीनों जो है कारण है कि वर्ग समीकरण क्यों है। तो बेहतर है कि आपको कारण भी समझ में आना चाहिए कि वर्ग समीकरण है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, दूसरा समीकरण भी देख लो, यहां भी केवल एक ही चरांक है y, और y का यहाँ पर घात देखो 2 है, यहाँ y का घात 1 है, यहाँ y का घात 0 है। तो 0, 1 और 2, y का सबसे बड़ा घात कितना हो गया, 2। और जितने भी गुणांक हैं, गुणांक यहाँ 1 है, 5 है, -10 है, ये सभी गुणांक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ तीनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं, इसलिए जो वर्ग ये दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। हाँ, तीसरा चालू करें। तीसरा देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो ये बटे में दिया है, बटे में, इसको आपको रेखीय करना पड़ेगा, बटे हटाना पड़ेगा। ये जो बटे में y है ना, बटे हटाना पड़ेगा। और बटे हटाने के लिए मैंने आपको एक आइडिया बताया था, याद है? नहीं याद है ना? मैं फिर से याद दिलाता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ। पहले मैं तो सवाल लिख लेता हूँ। क्या सवाल है, y² + 1/y = 2। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बटे में है ना y बटे y, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ये जो नीचे y है इसी से सब में गुणा कर दो, y से गुणा करने पर, तो y² है यहाँ पर, उसमें y से गुणा कर दिया, प्लस 1/y है, यहाँ भी y से गुणा कर दिया, = 2, यहाँ भी y से गुणा कर दिया। अब ये y और y कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, y² गुणे y करोगे तो y घाते 3 आ जाएगा, और ये +1 = 2y। यहाँ पर देखो एक ही चरांक है y, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या बोला था मैंने, सब y का सबसे बड़ा घात यहाँ पर क्या है, 3 है, लेकिन होना कितना चाहिए सबसे बड़ा घात, 2 होना चाहिए। तो क्या ये वर्ग समीकरण है,
नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि y का सबसे बड़ा घात 2 नहीं है, दो नहीं है, 2 होना चाहिए पर 2 नहीं है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। समझे कि नहीं बेटा? तो ऐसे कोई कोई समीकरण को आपको हल करके पता करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा भी देखो ऐसे ही है, हमको यहाँ x से सब में गुणा करना पड़ेगा। करूं? चलो करता हूं। क्या है? x प्लस 1/x बराबर -2। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्या करेंगे यहाँ पे? यस, x से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो x है, x में x से गुणा कर दिया, फिर प्लस 1/x है, यहाँ भी x से गुणा कर दिया, -2 है, यहाँ भी x से गुणा कर दिया। ये x कट जाएगा, हाँ, x गुणे x करेंगे तो x घाते 2 आ जाएगा, +1 बराबर -2x। अब यहाँ x, तीनों शर्त पूरी हो रही है, केवल एक चरांक है ना? चरांक यहाँ पर क्या है? चरांक यहाँ पर x है ना? और चरांक का सबसे बड़ा घात, हाँ, सबसे बड़ा घात 2 है। और जितने भी गुणांक हैं, गुणांक क्या क्या है देख लेते हैं। गुणांक है यहाँ पर, क्या है गुणांक? 1, दूसरा गुणांक यहाँ 1, तीसरा गुणांक -2। ये सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। पांचवा देखो, पांचवा भी हमको हल करना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट का गुणा है, तो हम लोग गुणा करके देखेंगे। पांचवा क्या है? देखो, m + 2 है और m - 5 है बराबर 0। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं? जो पहला पद m है उसका पहले इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, m - 5 है, फिर जो +2 है इसका भी गुणा करेंगे m - 5 में। यही नियम है ना? 2 ब्रैकेट जब गुणा हो 2 ब्रैकेट का, तो पहले पद का पूरे ब्रैकेट में गुणा होता है, फिर दूसरे पद का भी पूरे ब्रैकेट में गुणा होता है। m × m क्या हो जाएगा? m² - m × 5, 5m + 2m - 2 पंचे 10 बराबर 0। अब ये हो गया m², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद। यस, ये -5m + 2m करेंगे तो -3m - 10 बराबर 0। यहाँ पर सभी शर्तें पूरी हो रही हैं। चरांक, एक ही चरांक है m, और उस चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है, और जितने भी यहाँ गुणांक हैं सब वास्तविक संख्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखना है, फिर लिखना है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। ऊपर जो शर्तें हैं वो मैंने नहीं लिखी, वो आप लोग खुद लिख लेना क्यों है ना? फिर छठवां सवाल देख लेते हैं। छठवां सवाल देखो, देखने से ही पता चल जा रहा है कि m का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है यहाँ पे। m का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है यहाँ पे? इधर, हाँ, 3 है ना m का सबसे बड़ा घात, और ये कैंसिल भी नहीं होगा क्योंकि, हाँ, m का सबसे बड़ा घात 3 हो गया है, जबकि चरांक का सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है।
अच्छा, अगर ये 3 के बजाय ये जो यहाँ 3 लिखा है, ये 3 लिखा है ना 3, अगर 3 नहीं होता, सिर्फ m क्यूब होता, m घाते 3 होता है, 3 नहीं होता, तब क्या ये वर्ग समीकरण होता? नहीं बेटा, सोच समझ के बोलो। तब होता बेटा, क्यों बताऊं आपको? हाँ तो सुनो मेरी बात, अब बताऊं क्यों होता ये वर्ग समीकरण। देखो, ये 3 अगर नहीं होता, सिर्फ m क्यूब होता, यहाँ भी m क्यूब है, यहाँ भी m क्यूब है, तो ये m क्यूब अगर इस m क्यूब के पास ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? m क्यूब माइनस m क्यूब, तो m क्यूब माइनस m क्यूब 0, यानी दोनों m क्यूब कट जाते हैं। जब दोनों m क्यूब कट जाएंगे तो क्या बचेगा? हाँ, तो अब ये वर्ग समीकरण है कि नहीं? बात समझे? यहां पर देखो, ये 3m क्यूब है और ये m क्यूब है, इसको अगर आप इस साइड लेके भी जाओगे तो m क्यूब माइनस 3m क्यूब यानी माइनस 2m क्यूब हो जाएगा। m क्यूब कैंसिल नहीं होगा, m क्यूब रहेगा। बात समझ रहे हो बेटा आप लोग? तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे सकते हैं सवाल, इधर भी m क्यूब दे दिया, यहाँ भी m क्यूब दे दिया, तो आपको देखने में लगेगा कि अरे पावर तो 3 है, तो आप जल्दबाजी में लिख दोगे वर्ग समीकरण नहीं है। तो आप उसको सॉल्व करके देखो, एक्चुअली इसको सॉल्व करना चाहिए। सजातीय पद जब दिख रहा है, दो अलग अलग जगह पे सजातीय पद दिख रहे हैं, तो उसको आप हल करके देखो कि फाइनल कितना होता है। यहाँ भी m क्यूब है, यहाँ भी m क्यूब है ना, दोनों m क्यूब हल करके देखना पड़ेगा। हो हो सकता है कि वो m क्यूब कट भी सकता है, कोई कोई सवाल में कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, एक m क्यूब है, एक 3m क्यूब है, इसलिए यहाँ m क्यूब कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ m का सबसे बड़ा घात 3 है, 2 नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। अगले सवाल पर चलें। तीसरा सवाल है, जो नीचे दिए जो समीकरण है उसको हमें इस रूप में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है, और उसके बाद प्रत्येक के लिए ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो तीसरे सवाल में हमको क्या करना है, हमको सभी समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है, और फिर ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। दो काम करना है हमें। तो तीसरे का पहला सवाल देख लेते हैं, क्या है? 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हमें इस रूप में लिखना है। पहले देखो क्या है, ये स्क्वायर वाला टर्म पहले आना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म पहले है क्या? ये इक्वल मैं पहले लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ ये जो इक्वल है वो लिख दे रहा हूँ वैसे का वैसे, ये जो बराबर है मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्वायर वाला पद आना चाहिए, तो स्क्वायर वाला पद कौन सा? ये है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे वाई स्क्वायर, लेकिन ये माइनस वाई स्क्वायर है, हमको यहाँ प्लस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बराबर के बाद में था और हम बराबर के पहले लिख रहे हैं। हाँ, जो माइनस वाई स्क्वायर है वो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला पद हो गया। अब देखो, ये जो जो घाते 1 वाला पद, जैसे x घाते 1, तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये y घाते 1 है ना, y घाते 1 है यहाँ पे, जैसे पद, तो ये वाला पद अब लिखना पड़ेगा, 2y लिखना पड़ेगा। 2y का चिन्ह प्लस होगा कि माइनस? प्लस, यस, क्योंकि अभी भी पहले भी बराबर के पहले था और अभी भी बराबर के पहले ही है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो स्क्वायर वाला पद लिख दिया,
फिर 1 जो घाते 1 पावर है वो वाला भी लिख दिया। फिर सी का मतलब कांस्टेंट नंबर, तो नंबर कौन सा है? 10 है, तो 10 लिख दो। अब +10 लिखूं कि -10 लिखूं? देखो बराबर 10 यहाँ बराबर के बाद था, हमने बराबर के पहले लिखा है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 10 का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 0। हाँ, तो एक काम तो हो गया, ax² + bx + c के रूप में तो हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ a b c का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x² की जगह पे y² है, a की जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यस, कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, इसलिए a का मान यहाँ 1 आएगा, a बराबर 1। फिर देखो x के जगह पे y है, b के जगह पे क्या है? 2, तो b का मान यहाँ 2 हो जाएगा। फिर देखो +c के जगह पे यहाँ -10 है, +c के जगह पे -10 है, तो c का मान कितना आएगा? -10 आएगा। तो ये तीसरे का पहला मैंने बता दिया। ऐसे ही दूसरा भी कर सकते हैं। तीसरे का दूसरा, x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3 इज इक्वल टू 2x + 3। अब इसको हमको हल करना पड़ेगा पहले। ये a - b का होल स्क्वायर होता ना एक सूत्र, a - b का होल स्क्वायर होता है, तो कैसे करते हैं? पहले पद का वर्ग -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है इसको। ऐसे ही देखो, ऐसे ये भी हम लोग सूत्र लगा देंगे, x का स्क्वायर -2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। x स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 × 1 = 2, तो 2x, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये 2x + 3। फिर देखो सजातीय पद एक साथ लिख देंगे, जैसे x² और कहीं x² नहीं है देखो। फिर ये -2x, यहाँ भी देखो 2x है, तो ये इसके साथ ही लिखना पड़ेगा, +2x है, इधर लिखेंगे तो -2x हो जाएगा। फिर ये +1, और इधर पे देखो +3 है, तो इसको 1 के साथ में लिखेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ से हमने सब पद सारी चीज़ें हटा दी हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब सजातीय पद को हम लोग हल कर लेंगे, x² -2x कितना आ जाएगा? -4x हो जाएगा। +1 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो ये हमने देखो इसको ax² + bx + c के रूप में लिख दिया है। पहले x², फिर x घाते 1, फिर x घाते 0। अब यहाँ पर a का मान बताओ कितना है? यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 रहता है, तो a का मान 1। b का मान -4, माइनस बोलो बेटा, c का मान -2। तो देखो आपका समय हो रहा है बेटा, यहीं पर मुझे लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा। कितने लोग आए थे आज के लेक्चर में? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लोग आए हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये 2.1 जितना मैंने कराया है वो आप लोग खुद से करिए इसको, यही आपका होमवर्क है। ठीक, ओके बेटा, बाय बाय।